डिफरेंट स्किल्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स। तो कोई भी एक्सपीरियंस वर्कर और ट्रेंड वर्कर अगर किसी काम को कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, ट्रेंड वर्कर या स्किल्ड वर्कर, यहाँ पर देखो ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अगर हम किसी स्टूडेंट को या किसी एम्प्लॉय को अगर हम ट्रेन कर दे और उसके बाद उसको कोई काम दिया जाए तो वो शॉर्टर टाइम में वो काम करेगा एज कंपेयर टू फ्रेशर और न्यू वन। जो भी नया अभी आने वाला है उससे ज्यादा कम टाइम में कौन काम कर सकता है, जो उस काम में ट्रेंड है, उस काम में वो हमेशा वो काम करता हुआ आया है। तो इस तरह से ट्रेंड और स्किल्ड वर्कर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर बार जो ट्रेंड वर्कर है, जो स्किलफुल वर्कर है, वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि उनका मोटिवेटेड होना जरूरी है। वो मोटिवेटेड किस तरह से रहेंगे? उनका बेटर वर्किंग कंडीशन रहेगा, उनको जो पे मिल रहा है वो प्रॉपर मिलेगा, वेजेस उनके हाई रहेंगे, तो ही वो अपना काम प्रॉपरली करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। अगर वो स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर मोटिवेटेड रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होते जाएगी। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस की प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? तो उसमें पहला आता है मटेरियल, लेबर, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो आते हैं पहला मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है, देखो यहाँ पर एक शीट मेटल का बंडल दिया हुआ है, यहाँ पर ये रॉ मटेरियल है। अगर इसका परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ परसेंटेज फिनिश प्रोडक्ट से ज्यादा रहेगा तो हमको मटेरियल, रॉ मटेरियल पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, रॉ मटेरियल पर, ताकि जो स्क्रैप्स निकल रहे थे रॉ मटेरियल के वो कम से कम निकले, क्योंकि रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है फिनिश प्रोडक्ट के परसेंटेज में ज्यादा आ रहा है। तो अब क्या हमको करना होगा? कम से कम स्क्रैप निकले, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा केयर करना होगा। जो मटेरियल हैंडलिंग हम कर रहे थे डिफरेंट टाइप से, कहीं पर मैन के जरिए मटेरियल हैंडलिंग कर रहे थे, कहीं पर व्हीकल के जरिए मटेरियल हैंडलिंग कर रहे थे। अभी देखेंगे यहाँ पर, यहाँ एक व्हीकल है जो बहुत सारे प्रोडक्ट को एक बार में उठाया हुआ है, जबकि वहीं पर अगर कोई मैन यूज कर रहा था तो कम प्रोडक्ट को हैंडल कर सकता था। तो इसी तरह से अगर हम मशीन का यूज करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग का इंस्पेक्शन होना चाहिए, कंप्यूटराइज मटेरियल हैंडलिंग होना चाहिए, ताकि कम से कम स्क्रैप निकले और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ते जाए। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? मटेरियल हैंडलिंग, अगर हम मटेरियल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्क्रैप का रिडक्शन। स्क्रैप रिडक्शन देखेंगे यहाँ पर, यहाँ जो स्क्रैप बना हुआ है ये सर्कुलर डिस्क बनाई जा रही है, एक रॉ मटेरियल है शीट मेटल, उससे क्या बनाया जा रहा है? सर्कुलर डिस्क। तो अब ये सर्कुलर डिस्क जब बन रही है तो उसको इस तरह से डिजाइन करना कि नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क ज्यादा से ज्यादा बन सके। ओके, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, जब हमारा रॉ मटेरियल का जो परसेंटेज है अगर वो फिनिश प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगा उसका कॉस्ट, तो हमको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा रॉ मटेरियल के ऊपर। रॉ मटेरियल को अगर हम हैंडल कर लेते हैं स्क्रैप प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए, तो वहां पर हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और जो मशीन के साथ साथ मैन आवर लग रहे थे, जो मशीन काम कर रही थी शॉर्टर टाइम में काम करेगी और प्रोडक्टिविटी जो मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। तो इससे क्या हो गया, इनपुट सेम रखते हुए हमें आउटपुट ज्यादा मिलने लगा। इनपुट क्या था? रॉ मटेरियल था, इनपुट रॉ मटेरियल था और आउटपुट जो मिल रहा था फिनिश प्रोडक्ट। लेकिन जब हम स्क्रैप को कम कर देते हैं तो इनपुट तो हमारा सेम था, शीट मेटल इनपुट हमने दिया था, लेकिन स्क्रैप कम निकला तो दैट इज फिनिश प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है लेबर। लेबर का जो फंक्शन है, मतलब अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी हमको बढ़ाना है
तो वहां पर आप लोगों को इस इमेज को गौर से देखना है। एक टेबल रखा हुआ है और बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए हैं, एलिमेंट है, उनको असेंबल किया जा रहा है बाय लेबर्स। तो अब लेबर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट के बाद उसमें जो असेंबली हो रही है कौन सा प्रोडक्ट हो। दूसरा, उसमें लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जब भी कोई लेबर अगर वर्क कर रहे हैं, अगर प्रॉपर लाइट आ रहा है तो वहां पर काम करना, और जहां पर लाइट नहीं आ रही है, इल्यूमिनेशन ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, तो वहां पर काम करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। प्रोडक्टिविटी लाइट के साथ बढ़ती है, क्योंकि जो जिस जगह आप काम कर रहे हो वहां पर अगर प्रॉपर लाइट रहेगी तो आप ज्यादा इफेक्टिवली काम करोगे। आपके पास जो प्रोडक्ट रखा हुआ है वो आपको क्लियर दिखेगा, और उसकी जो पोजीशन है, प्रोडक्ट जो प्लेस किया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। सेकंड है फ्रेंडली इन्वायरमेंट। आपके पास जो आसपास लेबर जो आपके काम कर रहे हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली होना चाहिए। इस तरह से हम लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। उनके लिए अलाउंस देना, टाइम अलाउंस, कि वो पर डे ज्यादा से ज्यादा काम करे लेकिन वीकली उनका डेज कम कर दिया जाए। इस तरह से हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं कि लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट एंड मशीनरी की, अगर हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ टूल हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ अटैचमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट दिए हुए हैं जिससे हम यूज करके ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। देखो ये कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट यूज किए जा रहे हैं, और मशीन से अलग अलग प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कंस्ट्रक्शन सिस्टम। वहीं पर अगर हम किसी मेंटेनेंस सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर जो टूल्स लगते हैं अगर वो शार्प रहे और इम्प्रूव टूल्स रहे तो हम वहां पर भी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है जॉब सेटिंग। जब आप किसी प्रोडक्ट और मशीन पर जब किसी प्रोडक्ट की सेटिंग करते हो, जॉब सेटिंग करते हो, तो वहां पर अगर आप टाइम कम कर सको, क्योंकि आप लोगों को ये मैं बताता हूँ कि सीएनसी मशीन जो होती है, 5 एक्सेस सीएनसी मशीन, 4 एक्सेस 6 एक्सेस सीएनसी मशीन, यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट को मशीन के ऊपर लाइन अप करते हो तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग करने के बाद, लाइन अप करने के बाद प्रोडक्ट को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी 2 डेज लग जाते हैं, कभी 3 डेज लग जाते हैं सिर्फ प्रोडक्ट को लाइन अप करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट सेटिंग अप करने के लिए अगर टाइम कम कर दें तो ये भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा मशीनरी और इक्विपमेंट की, क्योंकि ये आइडल टाइम जा रहा है आपका। यहाँ पर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है जब आप किसी प्रोडक्ट को मशीन के ऊपर अपलोड कर रहे हो, सेटिंग अप कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फैक्टर हो जाता है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग एंड प्लांट। तो बिल्डिंग एंड प्लांट में देखो यहाँ पर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का डायग्राम है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है कि कहाँ पर एडमिन बिल्डिंग रखेंगे, गेट रहेगा। सबसे पहले तो बाहर से हम अगर अंदर आ रहे तो गेट रहेगा, और एडमिन बिल्डिंग रहेगी, ऑफिस रहेगी, जहां से हम पूरा प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। इस कंट्रोल करने के लिए साइड में एक कंट्रोल रूम रहेगा, और इसी तरह विंड का प्रीवेलिंग भी हम देंगे ताकि हवा अच्छी आती रहे, तो जो पीपल वहां पर काम कर रहे हैं वो मोटिवेटेड रहे। कंट्रोल रूम से हम रिफाइनरी प्रोसेस अगर कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी सिस्टम है, तो रिफाइनरी प्रोसेस कर रहे हैं तो उनके लिए क्या रहेगा, अलग अलग ट्रीटमेंट रहेंगे, स्टोरेज सिस्टम रहेगा, फायर स्टेशन रहेगा। अगर
किसी कंपनी और किसी फैक्ट्री में फायर कैच हो जाती है, तो उसका फायर स्टेशन रहता है कि फायर को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरी फैक्ट्री में अगर फायर कैच हो जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो उसी तरह देखो यहाँ पर एक एडमिन ऑफिस दी हुई है, स्टोरेज सिस्टम यहाँ पर रहे, और जो मशीनिंग प्रोसेस हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। या स्टोन क्रश, स्टोन अगर यहाँ पर क्रश में कर रहा हूँ तो स्टोन यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे आ रहा है और क्रश होके फिर वो पैक हो रहा है यहाँ पर, और एक ह्यूमन बीइंग है जो मटेरियल को कलेक्ट कर रहा है बाय द व्हीकल एंड उसको स्टोरेज सिस्टम में यहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से हम अगर प्लांट और बिल्डिंग का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा हम यहाँ पर स्टोरेज और जो प्लांट का साइज है उसको यूज करके ज्यादा से ज्यादा मशीनरीज हम यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मशीनरीज को कम जगह में हम लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो प्लांट और बिल्डिंग्स है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा मशीनरी आ जाएगी। तो जो सेम साइज का बिल्डिंग था उसमें ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, तो क्या हो गया, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। करेक्ट है ना? अगर कम जगह पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी होने लगी तो बिल्डिंग और प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे हम। देयर आर, एक रफ पेज पर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देयर आर टू इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग टू टाइप ऑफ प्लग्स। द स्टैंडर्ड टाइम पर पीस इज 1.5 minutes. The output of the two industries is 300 and 200 respectively per shift of 8 hours. 8 आवर में पर डे 8 आवर का काम हो रहा है, और जो आउटपुट निकल रहा है, टू फैक्ट्रीज है, एक में 300 आउटपुट निकल रहा है, एक में 200 आउटपुट निकल रहा है। क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है? प्लग। और एक प्लग बनाने के लिए पर पीस 1.5 मिनट लग रहा है। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या हो जाएगा? 8 आवर इंटू 60, तो ये हो जाएगा मिनट, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको हम डिवाइड कर देंगे पर पीस के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो हमको 300 के लिए कितना टाइम लगा और 200 के लिए कितना टाइम लगा, ये हमको पता चलेगा। व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। एक्चुअल प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी। For plant A, actual productivity is 300. Okay, for plant A, and standard productivity is 8 into 8 आवर का शिफ्ट है, 8 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल मिनट अवेलेबल पर डे, और उसको डिवाइड करेंगे 1.5 से। 1.5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें आएगा स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी। एक्चुअल प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी, तो यहां से हमें इसका वैल्यू आएगा। कितना आएगा इसका वैल्यू? 8 इंटू 60 डिवाइड बाय 1.5। जल्दी से बताओ। हेलो, कोई बता सकता है कि नहीं? सर 320, 300 बाई 320। 300 बाय 320। ये हो जाएगा 480 डिवाइड बाय 1.5।
सर 0.9375। अच्छा, आप डायरेक्ट आंसर बता रहे हो क्या? हाँ 0.9375। तो ओके, आंसर आ सकता है यहाँ पर 0.975। 9375। 9375, ओके, ऐड कर लेते हैं इसको। ओके, तो एक्चुअल में ये बताना है कि जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो कभी भी 1 से कम आएगी। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड जो प्रोडक्टिविटी है वो नीचे डिनोमिनेटर में और एक्चुअल जो है वो ऊपर है, तो एक्चुअल जो है स्टैंडर्ड से हमेशा कम रहेगी। ओके, तो इस तरह से हम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। सेकंड जो है हमारा 200 वाला, इसी तरह से आप लोग उसको भी सॉल्व करके सेकंड की प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हो। ओके, सेकंड जो है क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ ईच पर वीक, दैट इज 6 डेज ऑन द बेसिस ऑफ डबल शिफ्ट। अब मैं डबल शिफ्ट कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पर फॉर ए के लिए मैं क्या करूंगा, क्या बोल रहा है, 6 डेज पर वीक यानी 6 डेज, तो 6 डेज इंटू डबल शिफ्ट इंटू 2, पर शिफ्ट कितना प्रोडक्शन हो रहा था, 300, तो यहां से आएगा सेकंड आंसर जो आपका रहेगा 300 इंटू 2 इंटू 6, तो आपका क्या वैल्यू आता है यहाँ पर 3600। 3600, यहाँ पर जो ए की प्रोडक्टिविटी रहेगी। इसी तरह हम बी की प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। क्या करेंगे, यहाँ पर 300 की जगह पर हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आता है बी की प्रोडक्टिविटी, 2400। बी की प्रोडक्टिविटी आएगी 2400। अच्छा, तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा आ रही है, ए। ए की ज्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि पर शिफ्ट जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो ए के वहां पर ज्यादा हो रही है। तो अगर हम शिफ्ट को डबल करेंगे, तो शिफ्ट को डबल करने के बाद अगर पर शिफ्ट हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही थी 300, तो शिफ्ट डबल करने बाद और ज्यादा हो जाएगी, बढ़ेगी ना वो एक्चुअल में। क्योंकि जो अदर पैरामीटर है 6 डेज और डबल करने वाला जो पैरामीटर है वो दोनों के साथ एसोसिएटेड है, तो इसकी वजह से अगर पर शिफ्ट हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वो हमारा प्रोडक्टिविटी अगर हम शिफ्ट डबल करें तो भी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजर। तो उसमें पहला पॉइंट आएगा लेबर प्रोडक्टिविटी। अब लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इसमें जो इनपुट रिसोर्स रहेगा वो एग्रीगेटेड टर्म रहेगी लेबर आवर्स, के लेबर जो काम कर रहे हैं वो कितने आवर तक काम कर रहे हैं। तो यहां से हमें निकलेगा इनपुट, हम देंगे लेबर आवर, और जो प्रोडक्टिविटी हमको मिली है वहां से हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो इस तरह से ये जो इंडेक्स है फ्री ऑफ चेंज है। क्यों? क्योंकि लेबर आवर वो चेंज नहीं हो रहा है, उनका जो वेजेस है और जो लेबर्स, नंबर ऑफ लेबर्स है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ये कि लेबर कितने आवर काम करते हैं। अब सेकंड आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्टिविटी। पहला वाला समझा लेबर प्रोडक्टिविटी। देखो, प्रोडक्टिविटी हम जब देखेंगे तो यहाँ दो चीज हमेशा याद रखना, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ, जैसे अभी 300 जो प्रोडक्शन हुआ था ये उसकी प्रोडक्टिविटी आउटपुट थी, जितना प्रोडक्ट बनकर सामने आया हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये आउटपुट है। लेकिन इनपुट हमारा चेंज होगा, अब अलग अलग प्रोडक्टिविटी के लिए इनपुट चेंज होगा। तो लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए इनपुट जो रहेगा, इनपुट रिसोर्स, वो लेबर आवर रहेगा, और ये डिपेंड नहीं करेगा वेज रेट पे, कि अगर हमारा पेमेंट और वेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो लेबर आवर चेंज हो रहा है क्या, नहीं होगा। नंबर ऑफ लेबर चेंज हो रहे क्या, नहीं होंगे, तो इनके चेंज होने पर नहीं रहेगा। लेकिन अब सेकंड हम देखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्टिविटी।
लेबर कॉस्ट प्रोडक्टिविटी में जो इनपुट रहेगा, रिसोर्स इनपुट, ये एग्रीगेटेड रहेगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर, कि एक लेबर कितना प्रोडक्टिविटी कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और ये रिफ्लेक्ट करेगा कि दोनों के ऊपर कि नंबर ऑफ लेबर कितने हैं और उनका वेज रेट कितना है, इन दोनों से रिफ्लेक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा। क्या अफेक्ट करेगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट लिया गया है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, कि लेबर को कॉस्ट कितना हम दे रहे हैं, कितना उसको हम पैसा दे रहे हैं, उससे कितना इनपुट हम कितना दे रहे हैं लेबर को। कैपिटल प्रोडक्टिविटी, अब इसको भी समझेंगे। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मुलेशन हम कर सकते हैं, बहुत सारे सेवरल फॉर्मुलेशन पॉसिबल है यहाँ पर। उसमें से पहला आएगा जो इनपुट रहेगा, इनपुट रिसोर्स, वो पीरियड ऑफ डिप्रिसिएशन भी हो सकता है। अभी इसको समझेंगे। अगर मैं कोई चीज खरीदता हूँ, सिंपल सा एक मैं वॉच खरीदता हूँ, तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ईयर बाय ईयर उस वॉच की जो वैल्यू थी, उसकी जो प्राइस थी, वो मार्केट में कम होते जा रही है। कौन इतना लेट ज्वाइन हो रहा है? वॉच की जो वैल्यू थी या प्राइस थी वो मार्केट में कम से कम होते जा रही है, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है? उसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो जो जो चार्जेस लगते हैं डिप्रिसिएशन के पीरियड में, वो यहाँ पर इनपुट बन जाएगा कैपिटल प्रोडक्टिविटी पर। उसी को अदर तरीके से देखें तो इनपुट जो है बुक वैल्यू हो सकता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी जो बुक वैल्यू है वो इनपुट हो जाएगी। आपने टोटल अमाउंट में कोई कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो आपका इनपुट हो गया है। तो वहां से अब जो भी आउटपुट निकलेगा वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बताएगा कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था और वहां से जो आउटपुट आ रहा है, तो कैपिटल प्रोडक्टिविटी ये बन जाएगा। समझ में आया? कैपिटल प्रोडक्टिविटी इजी है कि आप जो इनपुट डाल रहे हो, कैपिटल इनपुट किसी भी चीज को परचेस करने के लिए, वो इनपुट रिसोर्स बन जाएगा और आउटपुट जो वहां से मिल रहा है प्रोडक्टिविटी से, उससे हम निकाल इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट निकाल के वहां से हम कैपिटल प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्टिविटी। अब क्या हो रहा है इस फॉर्मूले में? ऑल आइटम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, जिसका भी डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है, उसको हम एसोसिएट कर रहे हैं रिसोर्सेस, और उसका जो रिसोर्सेस है उसको हम एग्रीगेट कर रहे हैं मैनिटरी वैल्यू बेसिस। जो भी उसका डायरेक्ट कॉस्ट आ रहा था उसको हम डायरेक्ट मनी से एग्रीगेट करके ऑल आइटम के जो कॉस्ट थे डायरेक्ट कॉस्ट, उसको एसोसिएट कर दिया। तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब हमने कितना कॉस्ट हमें आया उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो आ गया उसका डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्टिविटी। मतलब डायरेक्ट कॉस्ट में इनपुट ये हो जाएगा कि कितना कॉस्ट हमको लगा, और उससे जो आउटपुट मिलेगा उससे हम निकालेंगे डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आता है एनर्जी प्रोडक्टिविटी। इस फॉर्मूले में क्या होगा? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी वो इनपुट रहेगा, जो रिसोर्स इनपुट रहेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो देखो ये वाला इजी है, इससे भी आप लोग दूसरी जो पॉइंट है उसको रिलेट कर सकते हो। एनर्जी प्रोडक्टिविटी में जो इनपुट रहेगा, इनपुट रिसोर्स, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम रहेगा। इसी तरह रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी, इस फॉर्मूले में जो न्यूमिनेटर रहेगा वेट ऑफ प्रोडक्ट रहेगा, कि वेट ऑफ प्रोडक्ट क्या आया, और डिनोमिनेटर आर द वेट ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है उसका वेट डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमिनेटर में वेट ऑफ प्रोडक्ट आएगा। समझ में आया? इजी इजी फॉर्मूलेज है, तो इससे हम पता चलेगा काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजर। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स यूज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। तो यहां समझेंगे जो एम्प्लॉय बेस्ड टेक्निक है वो ये है कि एम्प्लॉय का प्रमोशन किया जाए। किसी भी कंपनी में अगर आप 1 ईयर से ज्यादा काम करते हो तो वहां पर आपका प्रमोशन होता है।
प्रमोशन होगा, आपको इंक्रीमेंट होगा, आपका जो सैलरी है वो बढ़ेगा। प्रमोशन ये भी हो सकता है आपकी पोस्ट बढ़ जाए। तो पोस्ट जब बढ़ेगी आपकी तो आप मोटिवेट रहोगे, वहां पर प्रोडक्टिविटी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। पोस्ट बढ़ने से आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी आएगा। एक्चुअल में जो एक्स्ट्रा वर्क आ रहा है ये आपके ऊपर प्रोसेसिंग ज्यादा आप कर रहे हो। किसी भी चीज की आप प्रोसेसिंग ज्यादा करोगे तो आउटपुट ज्यादा मिलेगा, मतलब आपको इनपुट ज्यादा दिया गया है, आपने ज्यादा प्रोसेसिंग की और फिर आपने आउटपुट ज्यादा दिया, और जब आउटपुट ज्यादा मिलता है तो यही हमारी प्रोडक्टिविटी होती है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इम्प्लॉय प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप इम्प्लॉय का प्रमोशन इंक्रीमेंट, पेमेंट इंक्रीमेंट से भी कर सकते हो, वेजेस रेट बढ़ा के कर सकते हो, या पोजीशन बढ़ा के कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इम्प्लॉय में पर्सनल डेवलपमेंट। इम्प्लॉय की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो? अभी पर्सनल डेवलपमेंट में जो आता है, आप उसको न्यू स्किल्स डेवलप करा रहे हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो वीकली कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, जिसकी वजह से जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है और न्यू स्किल आ रही है वो डेवलप होती है आपके वर्कर्स में। पर्सनल डेवलपमेंट में ये भी आ सकता है कि आपको, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्कर को कोई पर्सनल फैसिलिटीज दे रहा है, या उसमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर रहा है जो एम्प्लॉय के लिए पर्सनल है, लेकिन उसका इफेक्ट प्रोडक्टिविटी पर इस तरह से आता है कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने बाय हार्ट काम करने लगता है, तो एक्चुअल में आप उसे मोटिवेट कर कर आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। सेकंड, थर्ड पॉइंट यह आएगा एम्प्लॉय बेस में, जॉब डिजाइन। आप जॉब को इस तरह से डिजाइन कर रहे हो कि जो एम्प्लॉय है वो कम से कम टाइम में, शॉर्टर टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे, ज्यादा आउटपुट दे। आप प्रोडक्ट का डिजाइन इस तरह से कर रहे हो कि वहां मटेरियल की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, कई पार्ट को आपने कम कर दिया, तो इसकी वजह से जब पार्ट की डिजाइन आपने इस तरह से बनाई कि कम मैन्युफैक्चरिंग करना पड़े, तो इस तरह से एम्प्लॉय के ऊपर भी लोड कम आया, उसने कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दी। जॉब इनलार्जमेंट, आप कोई जॉब उसको आपने दिया था, उसके बाद आपने कोई हायर जॉब उससे दे दिया, उसकी जॉब को इनलार्ज कर दिया। जॉब रोटेशन, आप सेम सेम जॉब को 5 साल से एक वर्कर कर रहा था, आप उसको मोटिवेट करने के लिए या दूसरी स्किल सिखाने के लिए आप हर हर ईयर आप उसकी जॉब को रोटेट कर रहे हो, कभी उसके फ्रेंड को देते हो, कभी दूसरे डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफर करते हो। तो इसकी वजह से अगर वो स्किल हो, उसकी स्किल बढ़ रही है इस वजह से, तो एक्चुअल में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ा। तो अभी हम क्या करेंगे, अटेंडेंस ले लेते हैं यहाँ पर। 1 मिनट आप अटेंडेंस ले लेंगे, फिर आगे का पार्ट शुरू करेंगे, क्योंकि फिर टाइम ओवर हो जाता है। ओके, कोई लेफ्ट हुआ है क्या अभी? हेलो, आवाज आ रहा है? कोई लेफ्ट हुआ है क्या? नहीं आ रही है सर आवाज। अच्छा अच्छा, आ रहा है आवाज? हाँ सर आ रहा है। ओके ओके, अब आते हैं मटेरियल बेस्ड टेक्निक। मटेरियल बेस्ड टेक्निक में मटेरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। अभी मैं आपको चेयर की डायग्राम से बता रहा था कि किस तरह से मटेरियल की हम प्लानिंग कर सकते हैं और उसका कंट्रोल कर सकते हैं कि कम से कम मटेरियल हम यूज करें, ताकि हमारा डिजाइन जो है ऑप्टिमाइज हो जाए और उससे जो हमें प्रोडक्टिविटी मिले वो बढ़ जाए। क्योंकि जब भी आप इनपुट को कम करोगे और आउटपुट सेम रहेगा, या आउटपुट बढ़ाओगे इनपुट सेम रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट, के
इनपुट का जो रेट है, वो जो रेट से बढ़ रहा है इनपुट, उससे हायर रेट में अगर आउटपुट आपको मिल रहा है तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। मटेरियल में और क्या कर सकते हैं, परचेसिंग लॉजिस्टिक। अब जब मटेरियल परचेस करने जा रहे हो तो वहां पर आप इंजीनियरिंग टेक्निक यूज कर रहे हो, मटेरियल की इन्वेंट्री के लिए आप जो मैनेजमेंट कर रहे हो, वेस्ट को एलिमिनेट करते जा रहे हो। मटेरियल जब आप हैंडलिंग करोगे तो वहां पर वेस्ट एलिमिनेशन ये एक मेन पैरामीटर बन जाएगा मटेरियल की, जब आप टेक्निक प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो। तो कहीं पर भी अगर आप वेस्ट को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो एक्चुअल में आप वहां पर मटेरियल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। मटेरियल रिसाइकलिंग एंड रीयूज, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो रिसाइकल नहीं किए जा सकते, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनको हम रिसाइकल करके रीयूज कर सकते हैं। तो उनका ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करना और रीयूज करना एक्चुअल में हमारे इनपुट को सेम रखते हुए आउटपुट को बढ़ा रहा है, क्योंकि हम इनपुट दोबारा नहीं दे रहे हैं। अगर रिसाइकल कर रहे हैं तो एक बार जो इनपुट किया था उसी को रिसाइकल कर रहे हैं। तो ये वही हो गया कि इनपुट को सेम रखते हुए हम आउटपुट को बढ़ा रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट, प्रोसेस बेस्ड मेथड्स, इंजीनियरिंग एंड वर्क सिंप्लीफिकेशन। किसी भी प्रोसेस को अगर हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर कुछ इंजीनियरिंग मेथड हम यूज करेंगे और जो वर्क हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से मैं किसी भी वर्क को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये मेरा मेन मोटिव रहेगा प्रोसेस तो की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, कोई भी लेबर अगर काम कर रहा है और उसको प्रॉपर लाइट मिल रही है, प्रॉपर इल्यूमिनेशन मिल रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। जहां पर वो बैठा है उसकी सिटिंग अरेंजमेंट अगर प्रॉपर है, उसको फ्री इन्वायरमेंट मिलता है और इस तरह से उसको इन्वायरमेंट मिलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेट रहता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और उस प्रोसेस को इस तरह से किया गया है कि लेबर और ह्यूमन बीइंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने रखा गया, उसको पहले रखा गया और उस तरह से प्रोसेस डिजाइन किया गया, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जॉब सेफ्टी एंड इवेल्युएशन, देखेंगे बहुत सी जगह क्रेन यूज होती है या कोई हेवी मशीनरी यूज हो रही है, तो वहां पर आपका जो जॉब है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, वहां पर सेफ्टी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता है और उसका इवेल्युएशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, ये प्रोसेस हो गया प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट को मिक्स करना एंड प्रमोशन। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपकी कंपनी अगर मैन्युफैक्चर कर रही है तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, ये हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे, वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। तो इसमें हम आपको और डिटेल में उसमें इंफॉर्मेशन देंगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, किसी भी चीज को स्टैंडर्ड किसी नंबर में कन्वर्ट कर देना और उसे ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। अगर आप बॉल बियरिंग हो गई, रोलर बियरिंग हो गई, इनका अलग अलग नंबर में आप उसको स्टैंडर्डाइज कर दो, बोल्ट हो गए, नट हो गए, इनको स्टैंडर्डाइज कर दो। जैसे कोई भी यूनिट होती है, एसआई यूनिट, ये क्या है, आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, 1 मीटर इज इक्वल टू समथिंग। तो ये हर जगह आप जहां भी जाओगे, अगर आप एसआई यूनिट यूज करोगे तो 1 मीटर का मीनिंग उतना ही आएगा। ओके, मैनेजमेंट बेस्ड, मैनेजमेंट स्टाइल, मोटिवेशन, वर्क कल्चर। मैनेजमेंट का क्या स्टाइल है, किसी भी को कभी भी मेमो दे देना। अगर इस तरह से अगर मैनेजमेंट कभी वर्क करेगी तो वहां के एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। तो मैनेजमेंट की भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है वर्कर को मोटिवेट करने के लिए, वर्क कल्चर को मेंटेन करने के लिए। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, अभी यहाँ पर देखेंगे कम्युनिकेशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ताकि जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू पर
उसके जो मेन एम हो वो एक एम हो। जितने भी वर्कर है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं, हायर अथॉरिटी है, मैनेजमेंट सिस्टम है, उन सारों का ऑब्जेक्टिव सेम हो। इसके लिए कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ गया होगा मुझे, आई होप। तो ठीक है, यहाँ पर लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुना और मुझे लगता है आप एग्जाम में भी अच्छे से लिखेंगे इस सब टॉपिक को। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। ओके, अटेंडेंस हो गया है आप लोगों का? आप लोग चाहो तो सर 201 हाँ, अटेंडेंस हो गया है सबका। स्क्रीनशॉट निकाले। ओके सर। स्क्रीनशॉट निकालिए मैंने सबके नाम के साथ। सर मैं थोड़ा लेट आया था। 201 क्या नाम है आपका? एक मिनट। परमार हाँ, भार्गव। आपका हो गया। हाँ, हो गया है आपका। ओके सर। कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी इशू रहेगा, कभी भी आप लोग पूछ सकते हो। ओके। ओके सर, सर लेफ्ट कर सकते हैं? हाँ, लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, ओके, वेलकम।